एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल इंग्लिश क्लास में। तो स्टूडेंट्स, हर वीडियो में मैं आपको कुछ न कुछ अमेजिंग फैक्ट्स, कुछ नया, कुछ ऐसी जानकारी देता हूं जो आपको नहीं पता होता है। और ये सब बताने का मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि आप अंग्रेजी को सीखें, आप अंग्रेजी को समझें, आप अंग्रेजी को जानें और अंग्रेजी को इजी करके अंग्रेजी को अपनी मुट्ठी में कर लें। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके लिए आज फिर कुछ नई बातें, कुछ नई चीजें आपके सामने रखता हूं। देखिएगा स्टूडेंट्स, इसमें से पहला वाक्य है आपका, वह विज्ञान के विषय में कुछ नहीं जानता। देखिए, जब हम किसी के विषय में नहीं, हम जब किसी विषय में कुछ नहीं जानते हैं तो किसी विषय का ज्ञान होता है, उसको कहते हैं किसी विषय का प्रारंभिक ज्ञान, उसको कहते हैं एबीसी। क्या बोलते हैं? एबीसी। जैसे मैंने कहा मैं हिंदी के बारे में बहुत कुछ जानता हूं, तो मैंने कहा कि मैं हिंदी के बारे में सब कुछ जानता हूं, सब कुछ। तो सब कुछ में क्या आ जाता है? कहते हैं ए टू जेड। क्या कहते हैं? ए टू जेड। सब कुछ मतलब ए टू जेड। तो आई नो ए टू जेड इन हिंदी, है ना फैक्ट? अमेजिंग है, गलत अलग है कि नहीं है? आई नो ए टू जेड इन हिंदी, मैं हिंदी में सब कुछ जानता हूं। जानता हूं नहीं जानता हूं ये अलग बात है, लेकिन अगर मैं इस सेंटेंस को बनाऊं कि मैं हिंदी में सब कुछ जानता हूं, तो आई नो ए टू जेड इन हिंदी, हो गया। सब कुछ के लिए एवरीथिंग नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं, बट ए टू जेड, ठीक है, दिस इज द राइट मीनिंग। और जब किसी के बारे में कुछ नहीं पता है, जैसे वह विज्ञान के विषय में कुछ नहीं जानता, तो वह कुछ नहीं जानता, ही डज नॉट नो इवन द एबीसी ऑफ साइंस, यानी कि उसे साइंस की एबीसी तक नहीं पता है। साइंस की एबीसी मतलब साइंस में कुछ नहीं पता है, एबीसी नहीं पता। अगर समझ लो ना, अगर एबीसीडी में आपको एबीसी नहीं पता तो आपको क्या कहा जाएगा? उसे एबीसी तक नहीं पता। एबीसी तक नहीं मतलब उसके बारे में कुछ नहीं पता। समझ गए ना स्टूडेंट्स? तो he does not know even the ABC of science, he does not know even the ABC of science। समझ गए ना? उसे विज्ञान के विषय में कुछ नहीं पता, या वह विज्ञान के विषय में कुछ नहीं जानता। he does not know even the ABC of science। मैं हिंदी में सब जानता हूं, I know A to Z in हिंदी। मैं विज्ञान में सब कुछ जानता हूं, I know A to Z in science। ठीक है? मैं इतिहास में सब कुछ जानता हूं, I know A to Z in history। मैं भूगोल में कुछ नहीं जानता हूं, तो आई डू नॉट नो इवन एबीसी ऑफ ज्योग्राफी। भूगोल में कुछ नहीं जानता हूं, आई डू नॉट नो, कुछ नहीं के लिए वहां पे नथिंग नहीं लगाएंगे, ओके? तो आई डू नॉट नो इवन द एबीसी ऑफ ज्योग्राफी। मैं भूगोल में कुछ नहीं जानता हूं या मैं विज्ञान में कुछ नहीं जानता हूं, तो आई डू नॉट नो इवन द एबीसी ऑफ साइंस। समझ गए ना? आगे देखिएगा स्टूडेंट्स, सुख का साथी हमें दुख के समय छोड़ देता है। सुख का साथी हमें दुख के समय छोड़ देता है। अभी मेरा स्वास्थ्य थोड़ा कम सही है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए प्रयासरत हूं। आप बेहतर करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, ठीक है स्टूडेंट्स? हाँ, तो सुख का साथी हमें दुख के समय छोड़ देता है। जाहिर सी बात है भाई, जेब में अगर पैसे हैं तो बहुत लोग पास लगे रहेंगे, है ना? कि उसके जेब में पैसे हैं, अभी उससे काम चल सकता है। उसके पास 0 रुपए, चलो उससे मांग के देखते हैं, है ना? तो बहुत से सुख के साथी लगे रहेंगे, तुम्हारे पास टाइम पास करने वाले बने रहेंगे, लेकिन जैसे जेब खाली अकेला छोड़ देगा। समझे ना? तो सुख का साथी हमें दुख के समय छोड़ देता है। सुख का साथी, सुख के साथी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सुख के साथी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सुख के साथी को इंग्लिश में बोलते हैं ए फेयर विदर फ्रेंड। ए फेयर विदर फ्रेंड माने सुख का साथी, ठीक है? तो अफेयर विद फ्रेंड, सुख का साथी, अफेयर विद फ्रेंड, ठीक है? तो सुख का साथी का मीनिंग क्या होगा? सुख का साथी का मीनिंग होगा अफेयर विद फ्रेंड। सुख का साथी छोड़ देता है, लीव्स हमें, अस, दुख के समय, इन बैड टाइम। दुख का समय क्या होता है? दुख का समय यानी खराब समय, खराब समय यानी बैड टाइम। समझ गए ना? तो दुख के समय सैड टाइम नहीं लिखेंगे, बैड टाइम लिखेंगे, ठीक है? बैड टाइम। मच्छर परेशान कर रहा है, चलो आगे देखो। तो सुख का साथी में दुख के समय छोड़ देता है, तो अफेयर विद फ्रेंड, सुख का साथी अफेयर विद फ्रेंड लीव्स अस, हमें छोड़ देता है इन बैड टाइम, बुरे वक्त में या खराब समय में। समझ गए ना स्टूडेंट्स? आगे देखिएगा,
वह अत्यंत प्रतिकूल स्थिति में है। अब अत्यंत प्रतिकूल स्थिति क्या होती है? अत्यंत प्रतिकूल स्थिति को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मालूम है कि नहीं मालूम है? नहीं मालूम तो मैं बता दे रहा हूं, नई चीज बताऊंगा। देखो, मैं हर वीडियो में नई चीज बताता हूं, आज भी नई चीजें बता रहा हूं। कुछ नहीं पता तो एबीसी, सुख का साथी तो फेयर विद फ्रेंड। तीसरी चीज क्या था? प्रतिकूल अवस्था। एकदम प्रतिकूल अवस्था क्या होती है? एकदम प्रतिकूल अवस्था होती है जैसे मछली का पानी से बाहर होना। मछली का पानी से बाहर होना, वो क्या होती है? एकदम प्रतिकूल अवस्था। समझ गए कि नहीं समझ गए? मछली का तो वह क्या कहेंगे? ए फिश आउट ऑफ वाटर। ए फिश आउट ऑफ वाटर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रतिकूल अवस्था। समझे? प्रतिकूल अवस्था को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? ए फिश आउट ऑफ वाटर। हाँ जरूर, ये फ्रेज है। ये क्या है? फ्रेज। इंग्लिश में इसको फ्रेज बोलते हैं। ये इडियम्स और फ्रेज की श्रेणी में आता है। ए फिश आउट ऑफ वाटर यानी कि पानी के बाहर मछली किस अवस्था में होती है? एकदम प्रतिकूल अवस्था में। इसी प्रकार ए फिश आउट ऑफ वाटर एक फ्रेज हो गया जो हम अंग्रेजी में यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं देखिएगा। वह अत्यंत प्रतिकूल स्थिति में है या अवस्था में है तो ही इज लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर। हो गया भाई, हो गया। ही इज, वह है, लाइक किसकी तरह? ए फिश आउट ऑफ वाटर, मछली में, मछली की तरह, मतलब पानी के बाहर मछली की तरह। वो पानी के बाहर मछली की तरह है, पानी के बाहर मछली की तरह, यानी कि एकदम प्रतिकूल अवस्था में। पानी के बाहर मछली कैसी होती है? वो अपने प्रतिकूल अवस्था में होती है, ठीक है ना? वो पानी में अनुकूल अवस्था में होती है, लेकिन पानी के बाहर वो प्रतिकूल अवस्था में होती है। तो ए फिश आउट ऑफ वाटर यानी कि प्रतिकूल अवस्था में होना। तो पानी के बाहर मछली प्रतिकूल अवस्था में होती है तो ही इज लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, यानी कि वो पानी के बाहर मछली की भांति है, यानी कि एकदम प्रतिकूल अवस्था में है। समझ गए ना स्टूडेंट्स? तो मैं हमेशा आपको अमेजिंग फैक्ट्स बताता रहूंगा, वीडियो को अंत तक देखा कीजिए। और स्टूडेंट्स, मैंने आपसे कहा था कि आपके जहन में, आपके मन में सॉरी, कहीं ना कहीं अगर नई चीजें हो, इंग्लिश में कुछ जानने की जिज्ञासा हो, इंग्लिश में ऐसा कुछ जो आपको अंदर से कचोट रहा हो, आप उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरी सहायता ले सकते हैं। आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने बताया था ना, यू आर फ्री टू आस्क एनीथिंग टू मी। आगे देखिए, वह विद्वान है। अब विद्वान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विद्वान को इंग्लिश में विजडम, बुद्धिमान, वाइज, स्कॉलर, ये सब बोलते हैं ना। इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट, ये सब बोलते हैं ना, बोलते हैं। बहुत सी मीनिंग्स होती हैं, लेकिन मैं आपको एक नई मीनिंग दिखा रहा हूं। नई मीनिंग क्या है? मैन ऑफ लेटर्स। विद्वान की मीनिंग क्या होती है? मैन ऑफ लेटर्स। ठीक है, तो मैन ऑफ लेटर्स को क्या बोलते हैं? विद्वान बोलते हैं। तो वह विद्वान है, ही इज मैन ऑफ लेटर्स। ओके स्टूडेंट्स, दावा करता हूं कि कुछ ना कुछ तो नया सीखा ही होगा, है? और ऐसा ही लगातार नया सीखने के लिए मेरे वीडियो पर बने रहें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर कर दिया करें, जिससे मुझको मोटिवेशन मिलता रहे आपको आगे बढ़ाने का। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।